गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज गद्य खंड के द्वितीय अध्याय, जो कि हमारे यहाँ हिंदी साहित्य के महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया है। पाठ के अध्ययन से पूर्व, पाठ का परिचय प्रदान करने से पूर्व मैं आपको राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में जानकारी प्रदान कर दूं। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदेहा, ज़िला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में जाकर उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी विभिन्न भाषाओं के जानकार थे, जिनमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, संस्कृत, हिंदी सहित अनेक भाषाएं थीं। इसी कारण उनको महापंडित कहा जाता है। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। जब हम हिंदी साहित्य के लेखन की विधाओं की बात करते हैं तो राहुल सांकृत्यायन जी को विभिन्न विधाओं में महारत हासिल था। राहुल सांकृत्यायन जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन करके हिंदी साहित्य को अमूल्य निधियाँ प्रदान की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है, जिनमें मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग लिखे गए हैं। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ मानी जाती हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी ऐसी सामग्री जो लुप्त होने के कगार पर थी या लुप्त हो रही थी, उस लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार करके अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। घुमक्कड़ी यानी घूमने फिरने का शास्त्र रचा, जिसे हम यात्रा वृत्तांत के रूप में जानते हैं, और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ी का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने अपने यात्रा वृत्तांतों में विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकियाँ प्रस्तुत की है, जो हमें इनके यात्रा वृत्तांतों में देखने को मिलती है। ये तो बात हुई राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। अब बात करते हैं हम प्रस्तुत पाठ ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उसका एक संकलित अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम अध्याय के बारे में, जिसमें इनका जो अंश प्रस्तुत किया गया है, नेपाल से तिब्बत जाने के मुख्य रास्ते का वर्णन यहाँ पर
किया गया है। राहुल सांकृत्यायन जी लिखते हैं कि वो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे। ऐसा क्यों कहा कि वो व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था और जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे? इसको मैं बता दूं, क्योंकि वो व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता था, इसलिए नेपाल तिब्बत मार्ग पर अनेक चौकियाँ और पुराने किले बने थे। इनमें कभी चीनी सेना रहा करती थी, किंतु अब किसानों ने वहाँ पर बसेरा कर लिया है। अब बात करते हैं आगे। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई देते हैं। ऐसा ही परित्यक्त यानी छोड़ा हुआ एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। ये आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये वहाँ के सामाजिक जीवन शैली का बोध कराता है कि वहाँ पर जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती है। जबकि आप अपने क्षेत्रों की बात करते हैं, मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं, तो आप देखना यहाँ पर पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत आदि आम रूप से देखने को मिलती है। बस बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि निम्न श्रेणी के भिखमंगे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं या परिवार को हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए उनको वहाँ पर जाने की कोई अनुमति नहीं होती या उनके साथ व्यवहार अलग होता है। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वो चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटेदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। वहाँ पर इस बात की खुली छूट है। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो आप देख लीजिए वहाँ की सामाजिक जीवन शैली कैसी है कि वहाँ पर न तो कोई जाति पाति है, न कोई छुआछूत है, न कोई भेदभाव है। वहाँ पर आप आसानी से अंदर प्रवेश कर सकते हैं। वहाँ पर किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता। अब आगे बात करते हैं हम। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी क्या होती है मैं आपको समझा दूँ। आज जैसे वर्तमान में टोल टैक्स जिसे आप कहते हो, उसी तरह से राहदारी होती है। राहदारी एक प्रकार का अनुमति पत्र हुआ करता था उस ज़माने में, जो पुल से नदी पार करने वाले यात्रियों को मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता था। अब आगे देखिए, हमने वो दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे। सुमती कौन था? एक बौद्ध भिक्षु था जो उसके साथ यात्रा में था, और भीखमंगे रहते हुए भी ठहरने के लिए उनको अच्छी जगह मिली। क्यों मिली? क्योंकि 5 वर्ष के बाद लौटते समय भद्र यात्री की वेशभूषा में तो वो घोड़े पर सवार था, लेकिन उसे एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरना पड़ा, क्योंकि शाम के समय वहाँ के लोग छंग नामक मादक पदार्थ का सेवन करके होश हवास में नहीं रहते थे। 5 साल बाद हम उसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। ये वहाँ की जो लोगों की आदत थी उसको बताया गया है कि वो फिर नशे में होने के बाद लोगों को अनुमति नहीं देते थे, उन पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उनको रहने की जगह प्राप्त नहीं हुई भद्र वेश में होते हुए भी। या ये भी कारण हो सकता है कि वो उन्हें कोई गुप्तचर समझते हो, शत्रु सेना का आदमी समझते हो, इसलिए भी वो उनको अनुमति नहीं देते। अब आगे यात्रा की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए वो कहते हैं, अब हमें सबसे विकट
ढांडा थोंगला पार करना था। ढांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह मानी जाती है। लगभग 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। इसलिए डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि डाकुओं के रहने की स्थिति ऐसी क्यों थी या वहाँ पर क्यों रहते थे, क्योंकि उन्हें किसी का कोई डर नहीं होता था। वो चाहते थे जिसको वहाँ पर आसानी से लूट लिया करते थे, इसलिए उनको वहाँ पर रहने में कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। तिब्बत में गाँव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ कोई गवाह भी तो नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसे निर्जन स्थानों में किसी का आवागमन नहीं होता। तो अगर वो किसी की हत्या कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को लूट लेते हैं, तो उसका कोई गवाह वहाँ पर नहीं मिलता। इसलिए डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो भी खुद उसे अपने प्राणों का खतरा होता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भीख मांगे थे और जहाँ कहीं वैसे सूरज देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुची कुची, यानी ये वहाँ का शब्द है जिसका मतलब होता है दया दया, एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। आप देखिए यहाँ पर कौन कौन सी समस्या आ चुकी है अब तक। राहदारी की समस्या, मार्ग की जानकारी न होना, उसके अतिरिक्त मतलब सामान लाने ले जाने की समस्या, डाकुओं की समस्या, पहाड़ी चढ़ाई की समस्या, ये सब समस्याएं आपके प्रश्न का उत्तर बनेगी, ध्यान रखना आप। और अगला पड़ाव 16-17 मील से 16-17 हज़ार मील से कम नहीं था। 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे, क्योंकि वो उस समस्या से मुक्त होना चाहते थे। वजन लेकर के वो पहाड़ की इतनी ऊंची चढ़ाई को नहीं चढ़ सकते, इसलिए उन्होंने घोड़े करने का निश्चय किया। धन्यवाद।